Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to study about tissue culture and transgenic organisms. Tissue culture is basically in vitro culture of cells, tissues or organs. In vitro का क्या मतलब है? Outside the body, outside the living system, in the glassware or in the solutions or in the nutrient medium, सेल्स को ग्रो करना, उनको मेंटेन रखना, उनकी ग्रोथ को, उनको जिंदा रखना आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वहाँ पे उनकी प्रोलिफरेशन यानी डिवीजन रिडिविजन भी होने देना. तो चाहे इसमें ऑर्गन कल्चर हो, टिश्यू कल्चर हो, सेल लाइन्स हो, ऑल ऑफ देम आर इंक्लूडेड इन द टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करेंगे. प्लांट्स में खास कैपेबिलिटी होती है जो कहलाती है टोटीपोटेंसी. ये क्या कैपेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द सोमैटिक प्लांट सेल्स दे हैव द कैपेसिटी टू रीजनरेट इनटू होल प्लांट. कि प्लांट का हम कोई भी हिस्सा लें, लिविंग सेल्स थोड़े से लें और उनको आर्टिफिशियली ग्रो करें तो पूरे का पूरा प्लांट दोबारा बना लें. चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो रूट हो, कहीं के भी जिंदा सेल्स अगर हम ले लें, लाइव सेल्स प्लांट के ले लें, मोस्टली जितने भी सोमैटिक सेल्स हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले, तो वो पूरे का पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं. ठीक है जी. यानी कि प्लांट का कोई भी हिस्सा लिया, उस हिस्से को जो लेते हैं वो कहलाता है एक्स प्लांट. एक्स प्लांट को ग्रो किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो वो एक मैस ऑफ सेल्स बना देता है, अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड कैलस. कैलस को फिर फर्दर ग्रो किया जाए तो वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. इट इज प्रोवाइडेड विद द रूट ग्रोथ फैक्टर्स, तो इसकी रूट बनना शुरू हो जाती है. देन इट इज प्रोवाइडेड विद द शूट ग्रोथ फैक्टर्स, तो इसकी शूट ग्रो होना शुरू हो जाता है और छोटा सा प्लांट बन जाता है जो कहता है प्लांट है. अब ये जो प्लांट है इसका एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ये बना, सो इट इज अ क्लोन. सो बाय वे ऑफ making new copies, clone copies of the plants through tissue culture, we can make numerous clones. अच्छा, अब अगर हम एनिमल टिश्यू कल्चर की तरफ आए तो एनिमल्स के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं. एनिमल सेल्स कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रो ही नहीं करते, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स हैं. कुछ ऐसे हैं जो कुछ टाइम पे ग्रो करते हैं, फिर उसके बाद वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ जनरेशन के बाद वो ग्रो नहीं करते, डेड होना शुरू हो जाते हैं. फिर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो एडहियर होके ग्रो करते हैं. दीज सेल्स ग्रो इन सिंगल लेयर, मोनोलेयर कल्चर इसको कहते हैं. और ये सेल ग्रोथ जो ये लिमिटेड सरफेस एरिया तक ग्रो कर सकते हैं, और जैसे ही एडजेसेंट सेल से करीब आते हैं तो फिर इनकी ग्रोथ रुक जाती है. ये अमूमन जो है ना नॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि मोनोलेयर बनाते हैं. लेकिन सस्पेंशन सेल्स ऐसे होते हैं, सस्पेंशन कल्चर, जिसको लिक्विड में किया जाता है और ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं सेल्स. और मोस्टली ये जो सेल्स होते हैं ये ट्यूमर सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं. एडहेरेंट सेल्स जो हैं ये फाइनाइट सेल लाइंस बनाते हैं और सस्पेंशन सेल्स जो हैं वो इनफाइनाइट सेल लाइंस बनाते हैं. सो मोनोलेयर कल्चर क्या है? दिस कल्चर ऑफ सेल्स विच हैव अ फाइनाइट लाइफ स्पैन, और ये एडहेरेंट नॉर्मल सेल्स होते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो उसके बाद इनकी डिवीजन रुक जाती है. दिस इज कॉल्ड कंटैक्ट इनहिबिशन. माइटोसिस इनमें कंट्रोल होता है और एक दूसरे सेल एक सेल जब दूसरे सेल के करीब आता है तो फिर वो उसके बाद फर्दर ग्रो नहीं करता, इसलिए एक ही लेयर ये बना के रखते हैं. दिस इज कॉल्ड मोनोलेयर कल्चर. ट्रांसफॉर्म सेल लाइंस जो अभी हमने जैसे सस्पेंशन सेल कल्चर की भी बात की, इसमें सेल्स क्या होता है, इनका इनफाइनाइट लाइफ स्पैन होता है और ये एक दूसरे से जुड़ के जो है वो उस तरह तो रहते हैं, एडहेरेंट रहते हैं, लेकिन इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होती, यानी एक दूसरे के करीब आने के बाद ये रुकते नहीं है. Now we come towards transgenic organisms. Organisms that contain genes from another organism are called transgenic organism. ये transgenic organism microorganisms भी हो सकते हैं. बैक्टीरिया के ऊपर हमने बहुत बात की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैसे कि इंसुलिन बनाते हैं और बहुत सी प्रोटीन्स है बैक्टीरिया के अंदर. हम प्लांट का, एनिमल का, फंजाई का कोई भी जीन डाल के उसकी ग्रोथ कर सकते हैं बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसी तरह ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जा सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर में, वीट रेजिस्टेंस में, इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग हो सकते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल्स ग्रो किए जा सकते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा हो, ट्रांसफार्मर्स हो, यानी ऐसे फार्मर एनिमल्स जो कि फार्मेसी का काम करें, यानी कि लाइफ स्टॉक के लेट सपोज मीट में या मिल्क में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है फार्म एनिमल का, उसको वो फार्मेसी के तौर पे काम करेगा. सो दोज आर कॉल्ड ट्रांसफार्मर ऑर्गेनिजम्स. रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती है, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन हो सकती है. ट्रांसजेनिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली कोई जीन डिजाइन या कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल बैक्टीरियम कॉल्ड एर्गोबैक्टीरियम. एर्गोबैक्टीरियम जो ये वाइल्ड में भी मौजूद होता है और यहाँ पे ये
कुछ और गन्स भी होती हैं जिसके जरिए इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं जीन्स इनटू द प्लांट्स। फिर इन ट्रांसजेनिक प्लांटलेट्स को ग्रो किया जाता है, फिर उनको पीसीआर और डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक के जरिए चेक किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि वाकई इन प्लांट्स में हमारी मर्जी का डिज़ाइन या कंस्ट्रक्टेड जीन आ गया है, और फिर उसको यूज़ किया जाता है। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं इस तरह से जो बनाए जाते हैं मोस्टली, दे आर केपेबल ऑफ सर्वाइविंग डिफरेंट कंडीशंस। ये इंसेक्टिसाइड कंटेनिंग भी हो सकते हैं, यानी कि वैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो अगर प्लांट्स के अंदर इंसेक्टिसाइड ऑलरेडी मौजूद होगा, आपको पता होगा कि कीड़े मकोड़े हर तरह के प्लांट को नहीं खाते, उसी प्लांट को खाते हैं जिसको हमने खाना होता है। जो जहरीले कड़वे कसेले से प्लांट होते हैं उनको इंसेक्ट्स भी नहीं खाते। तो वो जो प्लांट का जीन है जो कि इंसेक्ट्स को रिपेल कर रहा है, वो एक नॉर्मल प्लांट में अगर डाला जाए और फिर उन प्लांट्स को ग्रो किया जाए और उनको फार्मिंग में यूज़ किया जाए, एग्रीकल्चर में, तो फिर क्या होगा कि किसी भी तरह के कीड़े मार दवाइयाँ, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल स्प्रे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड जीन प्लांट के अंदर खुद ही पहले से मौजूद होगा। इसी तरह एनवायरनमेंट पोल्यूशन के को रेजिस्ट करने के जीन्स, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करने के जीन्स, ये प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की जो एग्जांपल है उसमें बेसिकली हमने बात पहले की कि प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन मिल्क की जा सकती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन या और कोई फर्दर कंपोनेंट्स ऑफ द मेडिसिन जो कि रेगुलरली पेशेंट्स ने लेनी है, उनको अगर इस तरह से बनाया जाए और वो मिल्क दवाई के तौर पे पेशेंट ले, तो जाहिर सी बात है उसकी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। इसी तरह जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स को प्रोड्यूस करना ताकि ग्रोथ ऑफ मीट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स बढ़े, इन्वेस्टिगेशन ऑफ जीन फंक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल्स के लिए, बाज़ औक़ात ह्यूमन डिजीज़ को मॉडल करने के लिए, यानी कि हमने डायबिटीज़ पे रिसर्च करनी तो ह्यूमन के ऊपर डायरेक्टली नहीं करेंगे, ऐसे माइस की लाइन्स हैं जिनको डायबिटीज़ कराया जाता है और फिर उनके ऊपर दवाइयों का असर देखा जाता है। तो माइस ज़्यादा डिफरेंट है कैटल में, फिर उसके बाद फिर कैटल वगैरह में स्टडी किया जाता है, तो उनके अंदर जेनेटिकली वो बीमारी इंट्रोड्यूस कराई जाए। जैसे अगर हम कैंसर की का ट्रीटमेंट स्टडी कर रहे हैं तो पहले किसी किस्म का वो कैंसर एनिमल्स में करके और ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे, फिर इंसानों पे करेंगे। जीनो ट्रांसप्लांटेशन मीन्स कि अगर कोई ऑर्गन्स को जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए एनिमल्स के अंदर ग्रो किया जाए और फिर उनको यूज़ किया जा सके ह्यूमन बॉडी में। अब अगर हम स्टेम सेल्स की तरफ आएँ तो स्टेम सेल्स जो हैं वो एनिमल्स में किस तरह के होते हैं। टोटिपोटेंट सेल्स एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेल्स फैमिली ऑफ 1 to 3 डेज हैं। इनमें ये सलाहियत है कि एक कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बना सके। उसके 3 दिन गुजरने के बाद जो सेल्स होते हैं 5 to 14 डेज तक, वो प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के। इनमें सलाहियत है कि 200 में से किसी भी टाइप के टिश्यू सेल्स बना सकें। फिर मल्टीपोटेंट सेल्स जो कि खास ग्रुप ऑफ सेल के लिए डिफाइन हो चुके हैं, फीटल टिश्यू में, कॉर्ड ब्लड में या हमारी इवन बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं। जैसे अगर हम एडल्ट स्टेम सेल ब्लड का जो है हमारे अंदर होता है ये बोन मैरो में, और इससे सारी तरह के ब्लड सेल्स बन सकते हैं। इस तरह अदर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं किसी हद तक जो बना सकते हैं। कुछ सेल्स में रीजनरेशन कंप्लीट है और कुछ सेल्स में उतनी नहीं है। ठीक है जी। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं जितनी भी तरह के हमारी बॉडी को चाहिए, वो जो बेबी बॉर्न होता है उसके अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में या पाकिस्तान में भी कुछ फैसिलिटीज मौजूद हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड के ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसमें से रेड ब्लड सेल्स को सेपरेट कर लिया जाता है, स्टेम सेल्स को सेपरेट कर लिया जाता है, और उन कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टोर कर लिया जाता है, और जब जरूरत पड़े तो उसको थॉ करके दोबारा यूज किया जा सकता है। 85% ऑफ द सेल्स जो हैं वो इस दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन के बाद थॉइंग से यानी मेल्ट डाउन करने से 85% ऑफ द सेल्स जो है वो अलाइव मिल जाते हैं। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं ये स्पेशल सेल्स हैं विच हैव गॉट द अमेजिंग पावर टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनी टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और 80+ ट्रीटेबल डिजीजेस इन स्टेम सेल्स की वजह से हो सकती हैं, जिसमें कि अल्जाइमर्स डिजीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेयर लॉस, डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 के लिए यूज़ होता है। किडनी डिसऑर्डर, किडनी फेलियर, लंग डिजीजेस, विटिलाइगो, बेतहाशा डिजीजेस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।